Hi everyone, welcome back to my channel UPSC's Easy. My name is Shreya Rajan. Today we are going to start with chapter Amendment of Constitution. ये चैप्टर आपकी लक्ष्मीकांत 7th एडिशन जो कि लेटेस्ट एडिशन है उसमें 11th चैप्टर है। तो हम देखने वाले हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का वो अमेंड हो सकता है। अमेंड हो सकता है तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या सारे ही चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं वो एक ही तरीके से अमेंड होती हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? जैसे बाकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने अमेंडमेंट के लिए अपने आप को बढ़ते हुए टाइम के साथ चेंज करने के लिए नेसेसरी जो कंडीशंस है वो प्रोवाइड करता है, राइट? हाउएवर जो प्रोसीजर लेड डाउन है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये उतना इजी नहीं है जितना कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जितना इजी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है उतना इजी नहीं है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। ना ही उतना डिफिकल्ट है जितना यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, राइट? ओके, इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ही ज़्यादा रिजिड है। इट्स अ सिंथेसिस ऑफ बोथ व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, राइट? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की बात करते हैं तो ये जो जिस पार्ट में मेंशन्ड है वो है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? आर्टिकल जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो है आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? क्या बोला मैंने? जो हम देखने वाले हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज डेल्ट विथ पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? एंड आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, दिस मच इज क्लियर। ये क्या बोलता है? ये बोलता है that Parliament may, in exercise of its constituent power, amend by way of addition, variation, or repeal any provision of the Constitution in accordance with procedure laid down for the purpose. क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है उस पे ऐसी पावर दी गई है कि वो अमेंड कर सकता है, अमेंड कैसे कर सकता है? एडिशन कर दे, वेरिएशन कर दे या रिपील कर दे कोई प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन किस वे में? उस वे में जो कि प्रोसीजर ऑलरेडी लेड डाउन है उस अमेंडमेंट के पर्पस के लिए, राइट? ओके, अभी और क्लियर हो जाएगा। हाउएवर पार्लियामेंट जो है वो अमेंड क्या नहीं कर सकता ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन नॉट amend the basic structure of the constitution। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। और ये जो बात है ये सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती केस में कही थी, इंपॉर्टेंट, 1973। इतना क्लियर है, राइट? अब हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है वो क्या प्रोसीजर लेट डाउन करता है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखते हैं। फर्स्ट, जो अमेंडमेंट है उसका जो इनिशिएशन है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल से होता है। ठीक है, और ये ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में ये जो बिल है इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट? लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। क्या बोला मैंने? जो बिल है उसका जो इंट्रोडक्शन है फॉर अमेंडमेंट, राइट,
वो ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हो सकता है। क्या वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो सकता है? नहीं। ठीक है, अमेंडमेंट करने का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू मस्ट नो। द सेकेंड पॉइंट इज, जो बिल है उसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है? या तो मिनिस्टर उसे इंट्रोड्यूस करता है, और प्राइवेट मेंबर उसे इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये दो बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो बच्चे इस बात पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये जो बिल है ये सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या, ये प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट पार्लियामेंट में ही, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आप प्रीलिम्स में बार बार फंसते हो, it does not require prior permission of president. वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर पॉइंट जहां पे प्रीलिम्स में लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है उसे प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है, राइट। इसके बाद क्या होता है, बिल तो इंट्रोड्यूस हो गया, अब जो बिल है इट मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, ये जो बिल है ये दोनों ही हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? इट इज अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. It is the majority of total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting. ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। इसके बारे में डिटेल में हम पार्लियामेंट चैप्टर में करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी, राइट। तो अभी तक हमें क्या पता है कि जो बिल का इंट्रोडक्शन है वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में हो सकता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? मिनिस्टर कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है, और इसे इंट्रोड्यूस होने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्थ जो पॉइंट है जो हमने पढ़ा वो ये है कि ये बिल जो है दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि दोनों हाउसेस इस बिल को सेपरेटली पास करेंगे। ठीक है, अगर दोनों हाउस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, एक हाउस से पास कर देती है, दूसरे हाउस के में इसमें डिसएग्रीमेंट हो जाता है, राइट, तो देर इज नो प्रोविजन, देर इज नो प्रोविजन फॉर, क्या होता है अगर दो हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट हो? जॉइंट सिटिंग होती है, लेकिन यहां पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, कुछ तो इसमें चेंजेस होंगे, राइट। जब नॉर्मल बिल होता है और उसमें डिसएग्रीमेंट हो जाती है तो देयर आर प्रोविजंस फॉर जॉइंट सिटिंग, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो यहाँ पे देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। अब अगर ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये कोई फेडरल प्रोविजन को अमेंड करने की अगर बात कर रहा है, ठीक है, फेडरल प्रोविजन आपको पता है क्या होता है, राइट? नहीं पता है तो हम फेडरलिज्म चैप्टर में देखेंगे, डू नॉट वरी। फेडरल प्रोविजन को अगर ये बिल अमेंड करने की कोशिश कर रहा है तो इट मस्ट also be ratified by legislatures of half of the states. ठीक है, क्या बोला? अगर फेडरल प्रोविजन की बात हो रही है तो ये जो बिल है इसे रैटिफिकेशन मिलना चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स से। ठीक है, जितने स्टेट्स हैं उनका 50% स्टेट्स जो हैं
must ratify this. और ये जो ratification है ये simple majority से होती है. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. स्पेशल मेजॉरिटी क्या थी? दैट वाज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ठीक है, तो यहां पे सिंपल मेजॉरिटी से हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट रैटिफाई. ठीक है, अब ये जो बिल है बाय चांस ये दोनों हाउसेस से पास हो चुका है. ठीक है, राइट. और जहां पे जरूरी था वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर से इसे रैटिफिकेशन भी मिल चुका है, फेडरल प्रोविजंस की अगर बात करें. ठीक है, इसके बाद ये बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास उनके असेंट के लिए. ठीक है, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट है ही मस्ट गिव असेंट टू द बिल. राइट. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने क्या किया है? इट हैज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज और हर असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. क्या बोला मैंने? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 ने क्या किया है? इसने ये ऑब्लिगेटरी बना दिया है कि प्रेसिडेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को असेंट देना ही पड़ेगा. प्रेसिडेंट यहां पे क्या नहीं कर सकता? रिटर्न नहीं कर सकता बिल को. ठीक है, विथ होल्ड नहीं कर सकते वो बिल को. राइट, so he cannot return the bill, he cannot withhold the bill, he has to give assent to the bill, and this was made obligatory by 24th constitutional amendment act of 1971. अब जैसे ही प्रेसिडेंट जो है असेंट देते हैं इस बिल को, राइट, अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो ये बिल एक्ट बन जाता है. ठीक है, और इसे आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. राइट, और अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो चुका है. अगर आप टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात करें तो आर्टिकल 368 जो है वो 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट की बात करता है. ठीक है, राइट. कौन से 2 टाइप की? एक तो जहां पे रैटिफिकेशन जरूरी हो स्टेट्स के साथ. राइट, यहां पे क्या था? स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट लगेगी. ऑल्सो रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी इनकी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. राइट, इतना क्लियर है. और दूसरा, जब सिर्फ तुम्हें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत हो बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, और स्टेट की जरूरत नहीं हो. ये हम तब कर रहे हैं जब हम फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, फेडरल प्रोविजन को जब अमेंड कर रहे हो तो हाफ आपको रैटिफिकेशन चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स का बाय सिंपल मेजॉरिटी. राइट, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसे भी कुछ प्रोविजंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, राइट. लेकिन
ये जो आपके अमेंडमेंट हुआ है बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये 368 के अंदर नहीं आता, ठीक है, राइट। 368 अगर आप आर्टिकल की बात कर रहे हो तो इसमें दो टाइप के अमेंडमेंट्स आते हैं, एक स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट प्लस ratification by half of the states by simple majority. लेकिन देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किया जा सकता है ऑफ पार्लियामेंट, पर ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के अंदर नहीं आता, ठीक है, राइट। इतना क्लियर है, राइट। तो आप ये बोल सकते हो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आप बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तीन तरीके से हो सकता है। पहला, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये 368 है क्या? नहीं। सेकंड, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, राइट, ये 368 है। थर्ड, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस ratification by half of the states by simple majority, ठीक है। ये जो है सिंपल मेजॉरिटी से के साथ जो आप अमेंडमेंट लाते हो, दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, इतना क्लियर है, राइट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के साथ आप जब बात कर रहे हो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप किन प्रोविजंस को अमेंड करने की बात कर रहे हो, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी से क्या प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकते हैं, वो देख सकते हैं हम, जो कि है आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। सबसे पहले तो एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, ठीक है। quorum in parliament, salaries and allowances of members of parliament, rules of procedure in parliament, privileges of parliament and its members and committees, use of English language in parliament, ठीक है, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल का अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, किन चीजों का? एम्यूलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर्स, जजेस, ये सब सेकेंड शेड्यूल में आता है, राइट, ठीक है। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जूरिसडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मोर ज्यादा जूरिसडिक्शन प्रोवाइड करना सुप्रीम कोर्ट को, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल की जब हम बात करें, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है। फिफ्थ शेड्यूल की जब हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी अमेंड हो सकता है किससे? सिंपल मेजॉरिटी से। यूनियन टेरिटरीज, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकता है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। सिटीजनशिप का एक्विजिशन और उसका टर्मिनेशन, इसके भी अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जिसे आप सिंपल मेजॉरिटी से ही इनमें अमेंडमेंट आप ला सकते हो,
राइट? इतना क्लियर है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है, वो देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है.